प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से, और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज शुरू करते हैं नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक, क्रिमिनोलॉजी, अपराध शास्त्र। तो सबसे पहले जैसे कि सब्जेक्ट का नाम लेते ही कि अपराध शास्त्र, क्रिमिनोलॉजी, तो जब इस टॉपिक का या सब्जेक्ट का विषय का नाम लेते ही ये आता है कि अपराध शास्त्र, कि अपराध क्या है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले अपने को देखना होगा कि अपराध क्या है और इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। तो क्राइम एंड और एसेंशियल एलिमेंट्स। तो सामान्यतः तो आप विधि के विद्यार्थी भी हैं और आपने थर्ड सेम में आईपीसी भी पढ़ ली है, और जब आईपीसी पढ़ ली है तो जाहिर सी बात है आपने अपराध भी पढ़ा होगा, क्राइम एंड स्टेज ऑफ क्राइम, अपराध और उसके आवश्यक तत्व और अपराध की अवस्थाएं भी पढ़ी होगी कि जब कोई भी व्यक्ति अपराध करता है या किसी भी प्रकार से अपराध घटित होता है तो एक व्यक्ति अपराध की कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है, न कि ये कि तुरंत वो अपराध कर दे। तो जैसे कि हमने देखा था आईपीसी में, आईपीसी भी आपको तो मैंने ही पढ़ाई थी, तो आईपीसी में आपने देखा था कि भाई अपराध है उसके कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, एक व्यक्ति कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरता है। तो सबसे पहले अपराध करने की अवस्था को लेके चलें तो इंटेंशन, आशय, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति के मन में दुराशय नहीं होगा, बुरा कार्य करने का आशय नहीं होगा, तब तक अपराध घटित नहीं होगा। परंतु आशय, भारतीय दंड संहिता में आशय को कहीं भी दंडित नहीं किया गया है, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी बुरा आशय रखो, उसके मन को अपन नहीं जान पाते कि उसके मन में क्या दुराशय था, क्या आशय था। दूसरी, जब सबसे पहले वो अपने मन में आशय बनाएगा अपराध करने का, उसके बाद क्या करेगा, तैयारी, उसको अपराध करने की तैयारी करेगा कि भाई जैसे किसी को मर्डर करना है तो कौन कौन से साधनों से करना है, साधन उपलब्ध करना, खरीदना, औजार लाना। जैसे किसी को जहर से मारना चाहता है तो जहर खरीदना, किसी को कोई औजार से मारना चाहता है तो औजार खरीदना, ये समस्त क्या होगा, तैयारी। तो सामान्यतः भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तैयारी भी दंडनीय नहीं है, परंतु कुछ इसके अपवाद हैं जो कि आपको पढ़ाए थे कि कुछ तैयारियां भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय मानी गई हैं। जैसे कि भारत सरकार के विरुद्ध अपराध करने की तैयारी करना, या भारत के साथ कोई भी राज्य है मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित है उसमें के अपराध करने की कोई तैयारी करना, तो कुछ अपवाद हैं। तीसरी अवस्था है अपराध करने का प्रयास। तो ये भी आपने पढ़ा था, जब अपराध करने का जो प्रयास है वो प्रयास यदि पूर्ण हुआ हो या अपूर्ण हो, पूर्ण रूप से दंडनीय है। जैसे कि कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए चोरी करना चाहता है और वो जैसे जा रहा है रास्ते से या बस में जा रहा है, और यदि वो किसी की पॉकेट में हाथ डालता है पैसे चुराने के लिए, तो उसको पैसे नहीं मिले, जेब खाली थी, परंतु उसने चोरी करने का प्रयास किया है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के तहत दंडनीय होगा। अपराध करने की जो तीसरी अवस्था है ये पूर्ण रूप से दंडनीय है। चौथी अवस्था है अपराध का पूर्ण करना, तो वो तो है ही है दंडनीय। ये तो हो गई अपराध करने की अवस्थाएं कि एक व्यक्ति जब अपराध करता है तो किन किन अवस्थाओं से गुजरता है। फिर चलो अब देखते हैं अपराध और इसके आवश्यक तत्व। यदि अपन अपराध की डेफिनेशन करें तो अपराध शास्त्र में तो अपराध की डेफिनेशन अलग अलग ऑथर ने अलग अलग दी है। तो यदि देखें तो अपराध से तात्पर्य है ऐसा कोई कार्य या लोभ या कोई बात जिससे भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधानों में दंडनीय बनाए गए हैं। वही आईपीसी की बात आ गई, और भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में अपराध की डेफिनेशन दी गई है। और यदि अपन परिभाषा को लेके चलें तो अपराध वह कार्य या चूक या लोभ है जो समाज के हितों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं तथा जो विधि द्वारा निषिद्ध हैं, जो कि आप
जानते हैं कि अपराध तो वही है जो भाई समाज, यदि जो काम अच्छा लगेगा समाज को तो वो तो अपराध हो ही नहीं सकता। तो जो कार्य और समाज के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और जो कि विधि द्वारा निषिद्ध हैं और जो दंडनीय बनाए गए हैं। चलो अब देखते हैं अपराध के आवश्यक तत्व। तो अपराध के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं? जैसे विधि कुछ कार्यों को अपराध मानकर उसको करने वाले को दंडित करती है, अतः किस कार्य को अपराध माना जाए ये देखते हैं अपराध के आवश्यक तत्व। ठीक है, जैसे बाह्य परिणाम, कुछ बाहरी कारण भी होते हैं। जैसे आपराधिक कार्य का हानिकारक परिणाम होता है, यह हानि सामाजिक, आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक हो सकती है। यह हानि किसी भी प्रकार से हो सकती है, जैसे सामाजिक है, आर्थिक है, मानसिक है, भावनात्मक किसी भी प्रकार की हो सकती है। फिर क्या है? कार्य या लोभ। जब किसी कार्य या लोभ के कारण ही अपराध घटित हो सकता है, केवल अपराध करने का आशय ही अपने आप में अपराध नहीं हो सकता। जैसे कि आपको पहले भी बता दिया था, अपराध करने का आशय अपराध की फर्स्ट स्टेज है, प्रथम अवस्था है। तो कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा अपने मन में दुराशय रखता हो, जब तक वह उस मामले में काम नहीं कर देता तो वह अपराध नहीं हो सकता। किसी कार्य या लोभ के कारण ही अपराध घटित हो सकता है। केवल अपराध करने का आशय रखना ही अपने आप में अपराध नहीं हो सकता, जब तक कि उस आशय के अनुरूप उसने जो इंटेंशन बनाया है उसके अनुरूप कार्य करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया हो। मतलब उसको अपराध साबित करने के लिए, अपराध होने के लिए उसके मन में जो इंटेंशन था उसके अनुरूप उसको कार्य करेगा और उस दिशा में कोई प्रयास करेगा, तभी वह अपराध माना जाएगा, तब तक अपराध नहीं माना जाएगा। फिर क्या है? कार्य या लोभ, ये तो हो गया। फिर है आपराधिक आशय, वही बात आ गई। कोई भी कार्य या लोभ तब तक अपराध नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके पीछे कार्य करने वाले का आपराधिक आशय न हो, क्योंकि कोई भी कार्य या लोभ तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके पीछे कार्य करने वाले का आपराधिक आशय न हो, क्योंकि आपराधिक आशय का होना जरूरी है। जैसे कि मैंने सरिया दुराशय भी आईपीसी में पढ़ा था। किसी अपराध को जो कि फर्स्ट स्टेज है अपराध की आशय, वो दंडनीय तो नहीं है, लेकिन जो दुराशय उसके अंतर्गत दिया गया है कि कौन कौन से दुराशय इसके अंतर्गत आएंगे। कोई भी कार्य या लोभ तब तक अपराध नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके पीछे कार्य करने वाले का आपराधिक आशय न हो। अतः आपराधिक मन का भी अपराध का आवश्यक तत्व है। देखो वो स्टेज अलग है कि उसमें जैसे अपराध करने की तैयारी दंडनीय नहीं है और अपराध करने का आशय भी दंडनीय नहीं है, वो अलग है, और अपराध करने के आवश्यक तत्व अलग हैं। तो जो ये आपराधिक आशय है, क्रिमिनल इंटेंशन, ये क्या है? अपराध के आवश्यक तत्व है एक अपराध को करने के लिए। तो ये समस्त क्या हैं? अपराध के आवश्यक तत्व हैं जो कि अपन ने देख लिए हैं। ये सामान्यतः यदि देखा जाए तो आगे के टॉपिक में तो अपन पढ़ेंगे कि अपराध के काइंड्स ऑफ क्राइम के, अपराध के कौन कौन से प्रकार हैं। लेकिन सामान्यतः यदि आप देखोगे तो जिसने आईपीसी अच्छे से पढ़ ली है और आईपीसी आपने पढ़ी है तो क्रिमिनोलॉजी बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। क्रिमिनोलॉजी में जैसे क्राइम क्या है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, ये समस्त बातें हैं इसके अंतर्गत आई हैं। और आपने स्टेज ऑफ क्राइम की पढ़ी है तो वो उसके अंतर्गत आईपीसी में ये बताए गए हैं स्टेज ऑफ क्राइम में कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जो कि स्टेज है वो दंडनीय है या नहीं है। यहाँ क्या है? अपराध और इसके आवश्यक तत्व। तो कई हैं, जैसे बाह्य परिणाम है, कार्य या लोभ है, आपराधिक आशय है। जब अपन डेफिनेशन देखते हैं कि अपराध वह कार्य या चूक है जो समाज के हितों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं तथा जो विधि द्वारा निषिद्ध हैं। तो जो कार्य समाज में और जो विधि द्वारा दंडनीय भी हैं। और आपने अभी अपन ने शुरू की है आज अपराध शास्त्र क्रिमिनोलॉजी, और आगे भी इसके टॉपिक में डालती रहूँगी समय समय पर। और आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना, और आप आईपीसी यदि अच्छे से तैयारी की है तो इसमें आपकी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा। सभी को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।